हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग मंत्री परिषद का निर्माण और उसकी संरचना के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से प्रायः क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस इसके निर्माण और इसकी संरचना पर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण देश का प्रधान या राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द स्टेट नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति कार्यपालिका के हाथ में होती है। और कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है ये भी जान ले हम लोग। कार्यपालिका का निर्माण होता है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से मिल करके, और इस मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण संपूर्ण शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में ही होती है और इसीलिए हम लोग आज इस मंत्री परिषद के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था के तहत ही यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 74 क्लाउज 1 में कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब कि मंत्री परिषद का निर्माण अनुच्छेद 74 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद का निर्माण भारत में राष्ट्रपति के लिए एक आदेशात्मक है, क्योंकि राष्ट्रपति इसके सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो मंत्री परिषद का निर्माण राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर जान लें। मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे पहले आर्टिकल 75 क्लाउज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। तो मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी संदर्भ में ये भी जान लें कि 75 क्लाउज 2 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 क्लाउज 2 है, वो कहता है कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था के तहत मंत्री परिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व होती है वो होती है लोकसभा के प्रति। ये और बात है कि मंत्री परिषद में राज्यसभा से भी सदस्य शामिल किए जा सकते हैं, इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है संविधान के द्वारा, लेकिन मंत्री परिषद की सामूहिक जो जिम्मेदारी होगी, उनका जो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वो लोकसभा के प्रति ही होगा। मंत्री परिषद में किसको शामिल किया जाए, इस संदर्भ में भी संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये प्रावधान किया गया है कि वैसे कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य हों, लेकिन अगर वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तब भी उनको मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि 6 माह के अंदर वो किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल कर ले। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें भी याद रखें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है
मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज याद कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर गड़बड़ नहीं होगा, आप यहाँ से गलती नहीं करेंगे। तो ये मंत्री परिषद का निर्माण किस लिए? राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए। अब हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद का कंपोजिशन। भारत के संविधान में, या हम लोग ऐसे कहें कि मूल संविधान में इस बात का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। लिहाजा कई बार मंत्री परिषद का आकार अत्यंत ही विशाल हो जाता था और ये जंबो कैबिनेट के तौर पर स्थापित हो जाती थी। इसीलिए बार बार ये मांग उठता रहा था कि मंत्री परिषद की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भारत के संविधान में 91st अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा ये काम 2003 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम अधिकतम 15% होगा। तो मंत्री परिषद में लोकसभा के अधिकतम 15% जो सदस्य होंगे वही शामिल किए जा सकते हैं। भारत के संविधान में मंत्री परिषद के स्तर को लेकर के भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, उसकी संरचना को लेकर के, लेकिन सामान्य तौर पर मंत्री परिषद में इसकी अगर संरचना की बात करें तो जो लोग शामिल हैं उसको देखिए हम लोग। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कि मंत्रिमंडल के मंत्री, दूसरा स्टेट मिनिस्टर मतलब कि राज्य मंत्री, और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर मतलब उप मंत्री। सामान्य तौर पर मंत्री परिषद के ये 3 स्तर भारत के संविधान के तहत या भारतीय शासन व्यवस्था के तहत नजर आते हैं। कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इनके ऊपर किसी प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो इस विभाग की अध्यक्षता करते हैं, जैसे कि वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस तरह के जो मंत्रालय होते हैं वो इनके अंडर में होते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं वो गुप्त होती हैं। इसमें मंत्री परिषद के बाकी लोग शामिल नहीं किए जाते हैं तब तक जब तक कि किसी प्रमुख विभाग से संबंधित किसी विषय पर विचार न किया जा रहा हो। मतलब ये कि अगर किसी अन्य विभाग से संबंधित किसी विषय पर विचार विमर्श किया जाना हो तो अन्य लोगों को मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाई जा सकती है, अन्यथा उनको यहां पर नहीं बुलाया जाता है। मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, मतलब ये कि ये नीति निर्धारक संस्था के तौर पर काम करती है। मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ ही कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। लेकिन यहां ये जान लें कि ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं होते हैं। इनको वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो कि कैबिनेट के किसी मंत्री को मिलता है। इनका वेतन भत्ता सब कुछ उनके समान होता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में ये तभी शामिल हो सकते हैं जब मंत्रिमंडल के द्वारा इनको आमंत्रित किया जाए। तो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो 2 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पहला तो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता, और दूसरा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग। ये कैबिनेट रैंक का दर्जा रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं। तो ये दल का सबसे महत्वपूर्ण पद है कैबिनेट। यहां ये भी जान ले कि कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट के लोग शामिल हैं, स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर इसमें शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर जो है उनको सुविधाएं सारी
कैबिनेट मिनिस्टर के समान मिलेगी, लेकिन वो भी कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं। स्टेट मिनिस्टर को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और स्टेट मिनिस्टर विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब बिना स्वतंत्र प्रभार के या स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होते हैं, तकनीकी तौर पर अगर हम लोग देखें तो ये मंत्रिमंडल के मंत्री के बराबर का दर्जा रखते हैं, क्योंकि इनको वेतन भत्ता और सुविधाएं कमोबेश उनके बराबर मिलती हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनका महत्व, मतलब राज्य मंत्रियों का महत्व कैबिनेट के मंत्रियों की तुलना में काफी कम होता है। इसमें जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर के कहीं ज्यादा समकक्ष नजर आते हैं तकनीकी तौर पर, इसलिए क्योंकि ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का काम करते हैं। जबकि जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री नहीं होते हैं, वो सामान्य तौर पर किसी कैबिनेट के मंत्री के अधीन उसके निर्देशन में काम करते हैं और अपना रिपोर्ट भी उसी को सौंपने का काम करते हैं। तो स्टेट मिनिस्टर के भी ये दो रूप हो गए। तीसरा है उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। ये आमतौर पर वैसे मंत्री होते हैं जो नए होते हैं और उनको मंत्री पद का उत्तरदायित्व समझाने के लिए ये पद दिया जाता है, और इनका मुख्य काम ये होता है कि ये अपने से ऊपर के मंत्रियों को उनके संसदीय कार्यों में, उनके राजनीतिक कार्यों में, उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद पहुंचाने का काम करें। तो इनका दर्जा तीसरे स्तर का होता है। इसके अलावा भी कई बार कुछ और लोग मंत्री परिषद में शामिल किए जाते रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव। इनका भी काम प्रशासनिक कार्यों में अपने से ऊपर के मंत्रियों का सहायता करना है, उनकी मदद करना है। और कुछ एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, विभाग रहित मंत्रियों का भी मिलता है। ये मंत्रिमंडल के सदस्य तो होते हैं, लेकिन ये किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि इनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए या किसी विशिष्ट विषय पर विचार विमर्श के दौरान इनको मंत्रिमंडल के बैठक में आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं, यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में लाल बहादुर शास्त्री को ये पद दिया गया था। तो मंत्री परिषद की संरचना इस प्रकार होती है। सबसे ऊपर में कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी, यही मुख्य रूप से नजर आते हैं। स्टेट मिनिस्टर को भी जैसा कि मैंने बताया कि ये दो भागों में बंटे होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और स्टेट मिनिस्टर विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखें कि मंत्री में सिर्फ मंत्रिमंडल के लोग ही शामिल हैं, मतलब ये सब शामिल नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन कैबिनेट के सभी सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इस रूप में मंत्री परिषद का एक छोटा रूप होता है मंत्रिमंडल, जो कि नीति निर्धारक संस्था है और दल के प्रमुख नेता, जो प्रमुख विभागों के अध्यक्ष और प्रधान होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के कारण मंत्री परिषद की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और देश के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं कमोबेश इनके द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन इन तमाम कार्यों में से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्री परिषद का क्या होता है, तो एक आंसर इसका होगा कि इनका सबसे बड़ा जो कार्य है वो है पॉलिसी मेकिंग, नीतियों का निर्धारण करना। तो मंत्री परिषद के कार्य पर हम नहीं जा रहे हैं, मोटे तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि इनके फॉर्मेशन और कंपोजिशन पर हम लोग बात करेंगे। कार्य में कमोबेश सारा काम इनके ऊपर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकिंग। तो यहाँ
मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में हमको उपलब्ध कराना था, मैंने आपको उपलब्ध कराया है। उम्मीद है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। देखते रहिए। धन्यवाद।